नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और अगर सही मायने में कहा जाए तो ये एक 440 वोल्ट का झटका मोदी सरकार को लगा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो एसबीआई ने एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल की थी, उन्होंने मोहलत मांगी थी कि उनको 30 जून तक का समय दिया जाए, तो आज वो एक्सटेंशन एप्लीकेशन धराशायी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्सटेंशन एप्लीकेशन को डिसमिस तो किया ही, लेकिन साथ में बड़ी फटकार लगाई है एसबीआई को, ये कहते हुए कि अगर कल शाम 5 बजे तक उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स सामने नहीं रखे, पब्लिक डोमेन में वो अगर नहीं लाए, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला बनेगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी उन्होंने कहा है कि 15 मार्च तक सारे डिटेल्स वेबसाइट पर छप जाने चाहिए। आज जब हियरिंग चल रही थी, तो हियरिंग के दौरान एसबीआई के जो वकील थे हरीश साल्वे, वो वाकई में बैकफुट पर नजर आए, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो 5 जजों की बेंच थी, उसने ये एसबीआई से साफ साफ पूछा कि जब केवाईसी है, सारे डिटेल्स आपके साथ सामने हैं, तो आप 26 दिनों से क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग फॉर द लास्ट 26 डेज? ये कड़े सवाल आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एसबीआई से पूछे हैं। एसबीआई की वकालत कर रहे थे हरीश साल्वे, वो आज वाकई में बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने कहा कि उनको मैच कराना था, इसलिए उनको समय चाहिए था। तो जिस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें मैचिंग के लिए तो हमने कहा ही नहीं था, हमने तो केवल ये कहा था कि जब तक डिटेल्स, आप सारे डिटेल्स सामने रखिए। तो एक आज बड़ा झटका मोदी सरकार को मिला है, लेकिन इससे कितना फर्क बीजेपी को पड़ेगा, आज इस फैसले को हम कैसे देखें? हमारे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा हैं, जो कि ईवीएम्स को लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और साथ में चुनाव आयोग को भी चुनौती देते हुए आ रहे हैं। महमूद प्राचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है मोदी सरकार को, ये कहते हुए कि उनको अब एक्सटेंशन एप्लीकेशन रद्द कर दी गई और अब उनको सारे डिटेल्स फर्निश करने पड़ेंगे एसबीआई को, तो आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? ये ऑर्डर जो है एक ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में कल भी बताया था। तो ये एक ड्यूटी है जो सुप्रीम कोर्ट अब मेरे ख्याल से करने की राह पर है। सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस ही इसलिए है कि भारत के संविधान को खतरा आए तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू पुट इट्स फुट डाउन। भले ही पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करके भी बोले तो उसको भी वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये भारत के संविधान ने उन्हें ताकत दी है। तो ये मेरे ख्याल से जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कंप्लीट जस्टिस, वो नहीं हुआ है अभी भी। क्योंकि जिन लोगों से, जिस मानसिकता से हमारी जुडिशियल सिस्टम, हमारे देश की जनता, हमारे देश का जो सिस्टम है सारा, वो जूझ रहा है ना, वो बहुत मोटी खाल की है। उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं और कोई भी दबाव किसी के ऊपर भी बना सकते हैं। ये तो ईवीएम। तो आप कह रहे हैं कि आपको अभी भी डाउट है कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पर ये अमल करेंगी एसबीआई? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं एक मिनट में अपनी बात एक्सप्लेन करके मैं इस मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन बुनियादी बेसिक बात समझनी जरूरी। तो ये सारी जो स्कीम है, और ईवीएम के मुद्दे के बाद से जे देश की जनता ने जागरूक हो चुकी है ईवीएम के लिए कि ईवीएम से फ्रॉड होगा, हमारे वोटों की गिनती नहीं होगी, हमारे साथ फ्रॉड होके एक नकली सरकार बन जाएगी जो 2019 में भी बनी। उसी परिप्रेक्ष्य में जब ये कल आपसे मैंने इंटरव्यू किया था गोयल साहब के इस्तीफे के बाद, तो मैंने ये बात एक ट्वीट भी की थी कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ईवीएम। ईवीएम खत्म होने का मतलब ये है सीधा सीधा कि मोदी सरकार 40 के पार जाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ये बुनियादी बात है जो जनता प्रोटेस्ट कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में भी हम लोगों ने, वकीलों ने और देश की जनता ने बहुत बार प्रदर्शन किए, ये कह के कि हम अपनी संस्थानों पे जो है दबाव सरकार को नहीं बनाने देंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो 5 जनवरी को हमारा प्रोटेस्ट था, इसलिए था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसलिए था कि संस्थानों को मजबूती मिले। उसी मजबूती को हासिल करके शायद, या उससे शर्म करके, गोयल साहब ने इस्तीफा दिया। जो ये जजमेंट हुई है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो बातें हमने अपने इंटरव्यू में भी बताई कि भाई ये काम तो 5 मिनट में हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ना आज भी, ये 5 ही मिनट में हो सकता था, लेकिन तुमने इसमें 15 दिन का टाइम क्यों लिया एप्लीकेशन लगाने के लिए, आखिरी दिन का इंतजार क्यों किया?
ये दिखाता है कि तुम्हारी मंशा साफ नहीं है, तुम बेईमानी कर रहे हो। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोली, तुम बेईमानी कर रहे हो। कौन बेईमानी कर रहा है? एक इतने बड़े सीनियर वकील को, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी फीस लेते हैं सालवे साहब, पेश किया गया अदालत में अपना झूठ छुपाने के लिए। तो किस अफसर ने ये झूठ बोला कि हमें बड़ा टाइम लगने वाला है जून तक ये देने के लिए डिटेल्स, तो इसका मतलब कोर्ट ने कहा कि ये झूठ है, नहीं आप कल ही दो, तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई। तो ये सब्सटैंशियल जस्टिस के तौर पे इस व्यक्ति को जेल भिजवाना पर्जरी के लिए, क्योंकि एफिडेविट पे सारी बातें कही गई होंगी कि हम नहीं कर सकते, जेल भिजवाने से कंप्लीट जस्टिस होता, वो नहीं भिजवाया। तो अब नहीं, क्या हो आप रहा कह होगा, रहे हैं कि एसबीआई के चेयरमैन को नहीं प्राचा साहब, आप ये कह रहे हैं कि एसबीआई के चेयरमैन को जेल भिजवाने का ऑर्डर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? जी, मैंने अपने आप के ऊपर कल भी आपके इंटरव्यू में बोला था कि यदि मैं चीफ जस्टिस होता तो क्या करता। और ये जनता कह रही है, हमसे सड़क पे चलते हुए लोग बोलते हैं कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता, आजकल ये हो रहा है हमारे साथ कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, जनता ये बोलती है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं ये करता, ऐसे बोल रही है। तो मैंने कल वही बताया था कि अगर मैं जज होता तो क्या करता। तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि ये एफिडेविट झूठा फाइल किया था, पर्जरी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को के सामने ही उन्होंने की कि हमें इतना समय लगना है, जो झूठा माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या इस व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी उसी वक्त, और उन सभी व्यक्तियों को जिसने ये झूठा एफिडेविट फाइल किया? अब अगर नहीं मिलेगी तो उनका क्या बिगड़ा? ये एटीट्यूड हो गया है, ये एटीट्यूड हो गया कि उसको कहीं ना कहीं पुरस्कृत कर दिया जाएगा। जैसे गोयल साहब के लिए भी अभी अटकलें लग रही हैं कि वो उनको टिकट, आज इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि ऑपोजिशन की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। तो अगर किसी की नौकरी भी जाएगी तो उसको कहीं और पुरस्कृत कर दिया जाएगा। ये जब तक डर कि अगर संविधान के साथ धोखा किया, कानून के साथ धोखा किया तो तुम्हारे को बहुत बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जब तक ये डर क्रिएट नहीं होगा कानून का, कुछ नहीं होगा। तो कल कोई ना कोई बहाना किया जाएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें होना क्या है, ये छोटी बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कल जब 5 बजे शाम तक डिटेल्स सबमिट करने हैं तो कोई ना कोई बहाना फिर आ जाएगा, आपको ये शंका है? अगर बना दिया तो मीनू जी, मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी से कह सकता हूं, वो बात मैं कह रहा हूं कि अगर बना दिया तो फिर क्या, तो वो आज ही होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं आपसे। कल अगर नहीं किया तो क्या, वो भी आज ही सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? क्या अभी भी एक संभ्रांत नागरिक मान के, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर मान के उसको सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ट्रीट कर रही है? ये हैरानी का विषय है। तो इसीलिए ये सब चीजें समझने की बात है, कितना बड़ा खतरा देश की संविधान के ऊपर और उसके ऊपर है। तो उसको नजर में रख के मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसले लेने चाहिए। उनका काम सिर्फ डिले करना है, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे डिले करके ये छुपाना है कि किस किस विदेशी एजेंसी ने, चाइना और पाकिस्तान के, हम तो यही अंदाजा लगा रहे हैं ना, क्यों छुपाना है, वरना किसी भी को। चाइना और पाकिस्तान के जो जासूस है उनकी शेल कंपनी से तो पैसे नहीं आए क्या? उधर चाइना पाकिस्तान को पैसे तो नहीं गए क्या? हवाला ऑपरेटर्स ने तो इसके थ्रू एक्ट नहीं किया? तो क्या ईडी को ये केस साथ के साथ रेफर नहीं किया जाना चाहिए जैसे ये डिटेल्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? हर एक छोटी से छोटी बात पे 1-2 लाख 3 लाख की जो अगर कोई घपला है हमें, ये वो दूसरी बात है। ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर क्या रेड्स नहीं हो रही हैं? सैकड़ों जगह एक साथ रेड्स नहीं हो रही हैं, दर्जनों जगह एक साथ रेड्स नहीं हो रही, कुछ लाख के ऊपर ही। ये तो हजारों करोड़ का मसला है और एक पार्टी ने लिए हैं, ये तो एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं समझता हूं कि अभी पीसफुल प्रोटेस्ट की बहुत जरूरत है। मतलब थिंग्स हैव स्टार्टेड, पीसफुल प्रोटेस्ट की और भी ज्यादा जरूरत हो गई क्योंकि राइट डायरेक्शन में चीजें मूव करना ठीक शुरू हो चुकी हैं। तो और बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर, टू स्ट्रेंथन सुप्रीम कोर्ट, ईडी के बाहर, सीबीआई के बाहर, इलेक्शन के कमीशन के बाहर, पूरे देश में मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो, तो अभी सभी संस्थानों को ये पता लगे, सुप्रीम कोर्ट समेत, कि जनता अब जाग गई है। जनता अगर, और जनता क्या जाग के क्या कह रही है, कोई ऐसा नहीं कि कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कह रही है। जनता वो कह रही है जो संविधान और कानून कहता है वो हो, उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री अपने आप के ऊपर प्रधानमंत्री का मुखौटा लगा के कोई बेईमानी ना कर सके, कोई भी व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाता है। यही तो कह रही है ना जनता, कि जो प्रधान सेवक है वो भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर उसने कोई गलती की है तो वो भी जेल जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए।
क्योंकि गलती इतनी बड़ी है। ये जनता मांग रही, ये नहीं कह रही जनता कि हमें कुछ नाजायज दे दो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब ये कहे जनता के कानून के हिसाब से चलो, तो हर एक संस्थान को उसके आगे सर नवाना चाहिए और उसको मानना चाहिए। लेकिन जो आज मैचिंग की बात कही गई थी कि सुप्रीम अब जो ऑर्डर निकला है उसके हिसाब से अब एसबीआई को तुरंत 2 लिस्ट सबमिट करनी पड़ेंगी। एक लिस्ट वो है जो बायर्स की है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा है, और दूसरी रेसिपिएंट्स की है जिनको की वो मिला है। लेकिन नामों का को रिलेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो को रिलेशन, जो कि एसबीआई ने डिमांड किया था कि भाई हमें कोरिलेट करना है, इसलिए हमें समय चाहिए। लेकिन जो कितना किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है वो तो पब्लिक डोमेन में ही है। तो जब तक कोरिलेशन नहीं होगा तो क्या हम पारदर्शिता स्टैब्लिश कर पाएंगे? आपका क्या मानना है? जब कोरिलेशन होएगा ही नहीं तो पारदर्शिता कैसे साबित की जाएगी? अभी क्या कमी रह गई है इस ऑर्डर में? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बुनियादी बात यह है कि जो कोर्ट का ऑर्डर था उस दिन का, वो साफ साफ था, SBI shall submit electoral bonds purchased since interim order of 12th April 2019 till date. Details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of purchaser of the bond and the denomination of the electoral bond purchased. इसमें क्या मुश्किल थी? कौन सा कोरिलेशन करना था? उसके आगे SBI shall submit the details of political parties which have received contribution through electoral bonds since the interim order of this court on 12th of April 2019 till date to the ECI. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties, which shall include date of encashment and denomination of electoral bonds. इसमें कौन सा कोरिलेशन करना था? अब उसको 3 हफ्ते में करना था, उसको ये दोनों चीजें देनी थी ना, इसमें कोई कोरिलेशन की क्विड प्रो को कैसे स्टैब्लिश होगा? अगर मान लीजिए कि ये लिस्ट सबमिट कर देता है एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को, क्या क्विड प्रो को हुआ है ये चीज स्टैब्लिश हो पाएगी? क्योंकि उसका भी मेंशन किया गया था वर्डिक्ट में। इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर ये एस्टेब्लिश कर देगा, और किसने एनकैश कराया? नंबर समिति कराया होगा ना। अब मैं यही कह रहा हूं ना, एक और रास्ता मिल जाएगा उन्हें, ये ऑर्डर में थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन हुआ है उससे। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, नंबर होता है उसका। इलेक्टोरल बॉन्ड एनकैश कराए गए, उसका नंबर होता है। नंबर तो एक ही होगा ना, एक इलेक्टोरल बॉन्ड का। उससे कोरिलेशन करने के लिए ईडी बैठी तो है सारे। अब जब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, हम लोग ही करके दे देंगे ना एक दिन में। हम तो एफआईआर कराएंगे सीधे मोदी जी के खिलाफ, सीधा सीधा नड्डा जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, और जो लोगों ने, जो कंपनीज ने ये परचेज किए हैं, शेल कंपनीज ने, हमें तो ईडी में एफआईआर करानी है। सीधी सीधी बात है, सब इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ जाएगा। और असली मुद्दा क्या है? जा रहे? जी जी, क्यों नहीं ये एफआईआर अब कब ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। प्राचा साहब, आपने कहा कि आप नड्डा जी, मोदी जी, एक मिनट प्राचा साहब, आपने कहा कि आप मोदी जी, नड्डा जी और एसबीआई के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। कब होगी एफआईआर? कब कराएंगे दर्ज? ये मटेरियल कुछ तो डालें पब्लिक डोमेन में। ओके, ये छुपा क्यों रहे हैं? क्योंकि अपराध छुपा रहे हैं ना ये, वरना कोई क्यों छुपाएगा? देखिए मीनू जी, लॉजिकल चलना चाहिए हमेशा, इलॉजिकल बात नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और एसबीआई तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है ना मेरे ख्याल से अब तक। अगर मोदी जी को बीच में से हटा दिया जाए, मोदी जी की दबाव को बीच में से हटा दिया जाए, अमित शाह जी के दबाव को बीच में से हटा दिया जाए, तो ये एसबीआई तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड या सिलेक्टेड, और उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच की बात थी। तो वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है? ये है बुनियादी बात। तो लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि इतने बड़े संस्थान को, एसबीआई कोई छोटी एजेंसी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त रवैया अपनाया है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स के सीबीडीटी के चेयरमैन साहब इस बात को समझ लें कि हवाएं किस ओर बह रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एफआईआर तो होनी है, इन तीनों के खिलाफ होनी है, और कॉन्स्पिरेसी की होनी है, वो तो होनी है। इसी से तो डर रहे हैं वो। हम जैसे लोग मरे थोड़ी हैं अभी, सभी लोग थोड़ी डरते हैं इनसे, मोदी जी से। तो वो तो होनी है, इसमें तय है, दें तो सही है। लेकिन जो आज का ऑर्डर है, आप प्राचा साहब के चुनाव निकल जाएगा, चुनाव निकल जाएगा।
मैं कह रही हूँ हमें कि मरवा आज देंगे चुनाव के तुरंत बाद या पहले भी, या जेल में डलवा देंगे, कौन एफआईआर करेगा? ये है मंशा। वो लेकिन प्राचा वो साहब कम से मुझे कम ये एक्सपोज हो बताइए, गई आज, सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सपोज कर दी। आज का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक बड़ा झटका नहीं है मोदी सरकार के लिए? और अब इस झटके से आपको क्या लगता है कि क्या अब एक ओब्लिक रास्ता सरकार निकाल सकती है? क्योंकि आपने कहा कि देखिए कल कल कोई वो फिर से रास्ता निकालेंगे। तो क्या ये एक बड़ा झटका नहीं है? इस झटके से उभरना तो आता ही होगा मोदी जी को, या फिर एसबीआई को, या फिर शाह साहब को। मोदी जी को और आरएसएस को झटकों से उभरना तब तक आता है जब तक ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत के पदों पे बैठे हैं। मुखौटा हटेगा तो फिर आप असली चेहरा देखेंगे इनका। ये प्रधानमंत्री के रूप में बैठकर इनकी इज्जत है। ये प्रधानमंत्री का मुखौटा हटा दिया जाए तो फिर कोई नहीं है। मैं एक और बात बता रहा हूं इंटरेस्टिंग, जो उस डेट के ऑर्डर में थी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही और वो वायलेशन हो चुकी है। ये एफ है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच आर विद इन वैलिडिटी पीरियड of 15 days but that have not been encashed by political parties yet shall be returned by political parties or the purchaser depending on who is in possession of the bond to the issuing bank. The issuing bank upon return of the valid bond shall refund the amount to purchaser account. ये हुआ है कि अब तक पिछले 15 दिन में? ये भी नहीं हुआ ना अभी तक। ये ऑफेंस नहीं है, ये कंटेम्प्ट नहीं है। तो ये तो बीजेपी को ही वापस करने होंगे ना सबसे ज्यादा, और इनके चहितों को जिन्होंने ये इनके बिहाफ पे ये बॉन्ड्स खरीदे, किसी ने वापस किए? ये एसबीआई को नहीं बचाना चाहिए था आ जाके कि इतने इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी जिनकी वैलिडिटी पीरियड थी वो वापस हुए? तो चीजें इतना आसान नहीं है नीलू जी। अभी मैं सारी स्ट्रेटेजी तो आपके माध्यम से डिस्कस नहीं करूंगा अपनी। मोदी जी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है। सारी स्ट्रेटेजी में डिस्कस नहीं करना चाहता अभी पब्लिक डोमेन में। हमने भी तो हमारे तर्कश में भी बहुत तीर है अभी जो चलाए जाएंगे और देश के हित के लिए चलाए जाएंगे। ये जो देश के साथ गद्दारी हो रही है इसको रोकने के लिए चलाए जाएंगे। मगर सबसे बड़ा हथियार देश की जनता के पास पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये सभी काम करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के माध्यम से आ रही है। ईवीएम अगर रुक गया, जो रुकने की हमें पूरी उम्मीद है, तो फिर देश में एक इंसाफ का राज आने की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। और ये आखिरी स्ट्रॉ है, ये भी याद रखिएगा। जो हो रहा है ना इस वक्त, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है। संविधान को नष्ट करने की ताकतें जो है ना, उनके बिगिनिंग ऑफ द एंड है जो शुरू हो चुका है। अब ये रुकने वाला नहीं है, स्नोबॉल ही होगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। आज नागपुर में मुझे जाना था, मैं गया नहीं आज नागपुर में और पूना में दो जगह मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं जब हम यहाँ बैठे हैं। और मुझे वो नाराज भी हो रहे हैं सब, लेकिन मुझे आज यहाँ रुकना जरूरी था। तो ये आप समझ सकती हैं कि प्रोटेस्ट जहां हम लोगों को मौजूद रहना है वहां हम जा भी नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उड़ीसा में, बिहार में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यूपी में। ये हो रहा है इस वक्त जैसे हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये जो हमारी क्रिमिनल मीडिया है ना, अपने आप को मेन स्ट्रीम कहलाती है, जो ये उसको नहीं दिखा रहे। लेकिन कब तक रोकेंगे? रोको, कब तक रोको? आपने एफआईआर की बात की थी, मैं फिर से एक बार पूछूंगी। आपने कहा कि एफआईआर आप तब करेंगे जब पब्लिक में कुछ डिटेल्स डाले जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि अगर कल शाम 5 बजे तक एसबीआई कुछ डिटेल्स पब्लिक करता है तो फिर आप लोग एफआईआर के लिए कब मूव करेंगे? कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो उन्होंने जो टाइम दिया था 6 मार्च तक का दिया था, उन्होंने नहीं किया। तो अब 12 मार्च तक का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को, ईसीआई को देने के लिए बोला। ईसीआई पब्लिक डोमेन में 15 तारीख को मेरे ख्याल से डालेगी, होपफुली 13 मार्च को। शायद अब 15 मार्च का टाइम दे दिया गया है। तो 15 मार्च के बाद ही तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी जो हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाएं। तो ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है कि किसी तरीके से चुनाव हो जाए, हमारी सरकार बन जाए, हम जैसे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दें और फिर ये मामला ही रफा दफा हो जाए, ये इतना बड़ा घोटाला करके निकल जाए। लेकिन इसीलिए मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, ईवीएम के मुद्दे से किसी को नहीं भटकना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको सड़कों पे आना चाहिए, हर एक नागरिक को सड़कों पे आना चाहिए, ईवीएम को हटाना चाहिए। उसके बाद सब चीजें अपने आप संवैधानिक और कानून की तरफ की तरह चलने से की तरफ बहुत बड़ा कदम हो जाए अपने आप। आज प्राचा साहब, जस्टिस डीवाई एक और मजेदार बात है, गोयल साहब ने 8
8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन जी, कराए थे जी। अपने टेन्योर में। तो हुँ। आठों असेंबलियों के इलेक्शन का क्या अंजाम होना है, कानूनी थे या गैर कानूनी थे, उसके बारे में भी जब किताब लिखेंगे गोयल साहब, अगर ईमानदारी के रास्ते पे रहे या अगर टिकट लेके दूसरे रास्ते पे निकल गए तो अलग बात है, लेकिन तब ये भी पता लगेगा कि ये 8 असेंबली जो चुनाव हुए हैं पीछे इनके टेन्योर में, उसमें क्या-क्या घपले और घोटाले हुए थे। ईवीएम के समेत क्या-क्या गड़बड़ की गई। मुझे एक बात बताइए कि आज तो चुनाव आयोग के चयन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली जो डाली गई थी उस पे ये कह दिया है कि जो पुरानी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही होगा, नए एक्ट के हिसाब से चयन नहीं होगा चुनाव आयुक्त का। क्या ये एक बड़ा झटका नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सॉरी मोदी सरकार के लिए? अभी झटके लगेंगे, मैं आपको कह रहा हूं ना, वो गोयल साहब का इस्तीफा जनता के जो एक तरीके से जागृत होने की वजह से हुआ है। जनता आ चुकी है सड़कों पे, अभी झटके तो रेगुलर लगेंगे, बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हो गया है। मैं अभी ईवीएम का कह रहा हूं, लेकिन वो कनेक्टेड ही है, मोदी जी के भाग्य और ईवीएम कनेक्टेड है, आप लोग देख ही रहे हैं, कनेक्टेड है सब कुछ ईवीएम से, बाकी कुछ चलने वाला नहीं है ईवीएम के अलावा। मोदी जी के पास सिर्फ एक ही परिवार है, ईवीएम परिवार। ये परिवार का मोदी जी से थोड़ा सा भी दूरी बनी तो मोदी जी अकेले रह जाएंगे। हाँ, इनके साथ जो मुलजिम बनेंगे बहुत सारे लोग, वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि क्या आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मैन ऑफ द मोमेंट कहा जा रहा है? एक ऐसा फैसला उन्होंने सुनाया है जो कि लोकतंत्र में भरोसा जगाता है, न्यायपालिका में भरोसा जगाता है। क्या कहेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस ऑर्डर पर? और जो इलेक्शन कमीशन के उस पर भी जो उन्होंने कहा है। जी, प्राचा साहब। भारत देश की जनता ने, देखिए बात समझने की है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, लेकिन रिपीट करना जरूरी है इसलिए कर रहा हूं। भारत देश के सुप्रीम कोर्ट का जज होना और मास्टर ऑफ द रोस्टर होना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना, ये देश की जनता ने इतना बड़ी ताकत हर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दी है, इनको हटाया नहीं जा सकता ऐसे। इनकी सुरक्षा, इनके बजट, सब कुछ ऑटोनॉमस है जजेस की। तो दिस इज द लीस्ट पीपल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट ऑफ देम कि वो संविधान बचाने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लें, ये उनकी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि इसको मैन ऑफ द मोमेंट बताने के लिए हम सब मजबूर हो गए, क्योंकि इतना ज्यादा एक तरीके से सूखा पड़ा हुआ है, न्याय की एक बूंद भी हम लोगों को मजबूर कर रही है कि हम उसको इतना ज्यादा चेरिश करें। ये एक, अब कहें तो आप खुशी की बात भी हो सकती है कि कम से कम बूंदाबांदी शुरू हुई है, या एक दुख की बात भी हो सकती है कि हम लोगों को एक एक बूंद की न्याय के लिए, और न्याय कौन सा, जो देश की सुरक्षा और देश के संविधान को खतरे में डाल रहा है, उसको बचाने का न्याय भी प्राप्त करने के लिए एक सूखा पड़ा हुआ। तो ये दोनों तरह से देखना चाहूंगा मैं। अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज को अभी देयर आर माइल्स टू गो बिफोर दे स्लीप, देयर आर माइल्स टू गो फॉर ऑल ऑफ अस बिफोर वी रिलैक्स। हमें अभी बहुत लंबे रास्ते पे चलना है, ताकि मोदी जी ही नहीं, मोदी जी जैसी कारगुजारी करने का कोई भी व्यक्ति जो प्रधान सेवक देश का बनना चाहता है, सपना भी ना ले इस तरह की हरकतें करने का। ये है हमारी जो एक्चुअल, जो हमारा संघर्ष है। तो फिर भी ठीक है, आज ये पहली बूंद का या दूसरी बूंद का मैन ऑफ द मोमेंट तो है ही, आज दूसरी तीसरी बूंद हो गई है। एक ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पिछला ऑर्डर, उसके बाद ये, और एक पुराने वाले नोटिफिकेशन से ही वो करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लॉ उस पर भी तय है। अगर कोई सरकार पार्लियामेंट में कोई कानून लाती है सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को नकार देने के लिए, तो वो कानूनी नहीं होता, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही है। तो ये भी मतलब बात वही होगी ना कि जो बूंद सूखे में पड़ रही है, अकाल में पड़ रही है, उसको हम कितना ज्यादा, उसके लिए कितनी खुशी मना रहे हैं, मगर अभी भी आप माइल्स टू गो। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।